जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा चैप्टर 19 का लेक्चर नंबर 5 है। और आज एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसका नाम है आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, द फोटोन। ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, उस पूरे लेक्चर में प्लांक की जो अजम्पशन थी उसकी भी हमने बात की थी। और प्लांक ने ये कहा था कि चूंकि ब्लैक बॉडी से यानी उस मटेरियल से जो रेडिएशंस आ रही हैं, उस मटेरियल की जो नेचर है वो है डिस्क्रीट या ग्रैनुलर नेचर। ग्रैनुलर या डिस्क्रीट नेचर से क्या मुराद है कि वो जो मटेरियल है या वो जो ब्लैक बॉडी का पूरा ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स इनसे मिलके बना है। अब जारी बात है उनकी डिस्क्रीट नेचर है, एक पार्टिकल फिर दूसरा पार्टिकल फिर तीसरा पार्टिकल अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है कि वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उनकी भी डिस्क्रीट नेचर होगी। और उसने ये कहा कि इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस आ रही हैं ये एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में आ रही हैं और हर पैकेट को उसने क्वांटम का नाम दिया। और इसी थ्योरी को हमने क्या बोला था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने एक एक्स्ट्रा बात की। आइंस्टाइन ने यह कहा कि सिर्फ मैटर से जो रेडिएशंस आ रही हैं यानी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनकी डिस्क्रीट नेचर नहीं है, बल्कि हर तरह की रेडिएशन की डिस्क्रीट या पार्टिकल लाइक नेचर ही है। आइंस्टाइन ने यह कहा कि कहीं से भी रेडिएशन आए, किसी भी तरीके से पैदा की जाए, उन रेडिएशंस की पार्टिकल लाइक नेचर ही है। यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं तब भी आपको एक लेक्चर 3 में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह गन से आप फायर कर रहे हैं और बुलेट्स अलग अलग करके आ रही हैं, इसी तरह इस टॉर्च से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो भी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में निकल रही हैं। और हर पैकेट को प्लांक ने तो क्वांटम का नाम दिया था, आइंस्टाइन ने उसका नाम फोटोन रख दिया। तो ये जो आपको छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स नजर आ रहे हैं उस तरफ जाते हुए, ये असल में क्या है, फोटॉन्स। और आइंस्टाइन ने प्लांक की ही इक्वेशन को एज इट इज लिया कि जो उसने कहा था कि जी क्वांटम की एनर्जी की ये इक्वेशन है जो आप सामने देख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। इसमें एच क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट। आइंस्टाइन ने कहा कि फोटोन की एनर्जी जो है वो भी बिल्कुल यही है, E इज इक्वल टू एच एफ। और अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था f की जगह हम c ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एनर्जी का वेवलेंथ की फॉर्म में जो रिलेशन आ जाता है वो आ जाता है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये था जनाब आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें इसी फॉर्मूला को यूज करके और आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन को यूज करके हम इस फोटोन यानी ये जो पार्टिकल है, जो एनर्जी का पैकेट है, इसकी इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। और मैं एक छोटी सी हेडिंग लिख लेता हूं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब जरा गौर कीजिए, आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो हमने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी पढ़ी थी। सेम वही इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ऐसा करें, सी स्क्वायर जो है उसको मैं अलग अलग कर देता हूं, एम सी इंटू सी। अब ये जो m इंटू सी है, ये जो आपको ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा है, ये असल में मैस और वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट है। हम ये तो जानते हैं कि मैस और स्पीड के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब है इसकी जगह मैं p यानी मोमेंटम लिख सकता हूं। अब ये जो p है इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो c को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन यानी p आ जाएगा E ओवर C यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और ऊपर मैंने आपको एनर्जी का एक अभी मैंने वेवलेंथ की फॉर्म में एक इक्वेशन बताया था, दैट इज hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां E की जगह लिख दें hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब एक c नीचे भी था, एक c वहां ऊपर भी आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया h डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह ऊपर वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं एनर्जी का रिलेशन आपने लिखा था एच सी ओवर लैम्डा, वहां से भी हमें पता चल रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। सेम यहां भी मोमेंटम का जो रिलेशन आया दैट इज एच ओवर लैम्डा, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन और वेवलेंथ का भी इनवर्स रिलेशन ही है। तो ये दो इक्वेशंस थी
अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको लेकर जाने लगा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, जो आपने चैप्टर 16 में भी पढ़ा था, जो आपको यहां इस वक्त नजर आ रहा है। इसमें सबसे कम एनर्जी वाली, जो सबसे नीचे आपको रेडिएशन नजर आ रही हैं, ये है रेडियो वेव्स। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ती जा रही है। रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रीजन आप देख सकते हैं। विजिबल रीजन में हम जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी किनकी होती है, रेड कलर की, और रेड कलर से चलते जाए और उससे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते एनर्जी वॉयलेट कलर तक पहुंच जाती है। इसके बाद दोबारा इनविजिबल रीजन स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जो एनर्जी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनविजिबल में, वो अल्ट्रा वॉयलेट, और फिर उससे ज़्यादा एक्सरेज, और उससे ज़्यादा गैमा रेज। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। अगर मैं आपको एनर्जी के लिहाज से बताऊं तो एनर्जी नीचे से ऊपर यानी रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ बढ़ रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव से ऊपर की तरफ यानी गैमा रेज की तरफ बढ़ रही है। कहने का मतलब यह है कि रेडियो वेव्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और गैमा रेज की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप वेवलेंथ की जुबान में बात करें, आप देख सकते हैं कि एनर्जी और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, और मोमेंटम और लैम्डा का भी इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन होने का मतलब यह है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं रेडियो वेव से गैमा रेडिएशंस की तरफ जाऊं तो वेवलेंथ में कमी आती है। तो ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक अगली इंट्रोडक्शन। अब हम एक छोटी सी बात करने लगे। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन सारी रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं किसी ना किसी डिटेक्टर की मदद से, तो ये जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है ना, जो ऊपर वाले रीजन में आपको नजर आ रही हैं, जिनमें विजिबल रीजन से ऊपर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज वगैरह है, इन रेडिएशंस को पार्टिकल लाइक यानी फोटोन की शक्ल में डिटेक्ट करना ज्यादा इजी है। एक हेडिंग हम लिख देते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इजी टू बी डिटेक्टेड एज पार्टिकल यानी फोटोन। इसकी एक बड़ी छोटी सी रीजन है। अगर मैं इमेजिन करूं गैमा रेडिएशंस की बात करूं, अगर मैं गैमा रेज की बात करूं, तो गैमा रे का जो एक एक फोटोन है उसकी एनर्जी 1 मेव तक होती है। 1 मेव से मुराद है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और इस गैमा रे के फोटोन को अगर मैं किसी डिटेक्टर के ऊपर फॉल करवाऊंगा तो एक फोटोन ही, जैसे यहां आप देख सकते हैं कि वो एक आपको डिटेक्टर नजर आ रहा है और एक तरफ से मैं गैमा रेडिएशंस, इमेजिन करें कि यहां से मैं गैमा रेज भेज रहा हूं और गैमा रे की फोटॉन्स जा रहे हैं, तो देखिए अभी पहला फोटोन ही डिटेक्टर के साथ टकराया है तो डिटेक्टर ने अच्छी भली एनर्जी रिसीव कर ली है और हमें पता चल गया कि भाई यहां कुछ आ रहा है। यानी एक फोटोन काफी है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। यानी गैमा रेज की डिटेक्शन में एक फोटोन ही काफी है। उसके बाद अगला फोटोन आया, फिर उससे अगला फोटोन, फिर उससे अगला। इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि कब फोटोन आया और कब फोटोन नहीं आया। यानी दो फोटॉन्स के दरमियान जो डिस्क्रीटनेस है, जो खला है, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि गैमा रेडिएशंस को फोटोन फोटोन करके डिटेक्ट करना आसान है। लेकिन अगर मैं सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जाता हूं यानी रेडियो वेव्स की बात करता हूं तो रेडियो वेव्स के साथ क्या सिचुएशन है। ये बात याद रखें कि रेडियो वेव्स की जो एनर्जीज है, जो आपको सामने लिखी नजर भी आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती हैं। 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। वो कितनी थी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो थी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। कितना ज्यादा कमी है इसमें। अब जनाब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा, अब मैं रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूं, सामने मैंने रखा डिटेक्टर और यहां से मैं रेडियो वेव्स भेजी जा रहा हूं, भेजते भेजते उस डिटेक्टर को पता भी नहीं चल रहा कुछ आ रहा है। इतने सारे फोटोन जा रहे हैं लेकिन डिटेक्टर बेचारा सोया हुआ है। और अगर मैं भी सो जाऊं तो काफी टाइम लगेगा इन फोटॉन्स को डिटेक्ट करवाने के लिए। यानी एक फोटोन गया डिटेक्टर के सेट पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 गया, 3 गया, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स चाहिए इन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए।
अब आप इमेजिन करें, एक फोटोन गया, कुछ पता नहीं चला, 2 गए, कुछ पता नहीं चला, 3 गए, 100 गए, 1000 गए, मिलियंस में चले गए, फिर जाके डिटेक्टर को पता चला कि हाँ जी कोई वेव आ रही है। इसका मतलब है ये डिस्क्रीटनेस का तो पता नहीं चलेगा ना। यानी जिस तरह बुलेट्स फायर हो रही हैं, या जो मैं पहले गैमा रेडिएशंस की एग्जांपल बता रहा था, वो वाली सिचुएशन तो नहीं होगी। वहां तो पहले फोटोन पे ही पता चल गया था। मैं कह सकता हूं कि अब वेव प्रॉपर्टीज जो है वो डोमिनेंट है। यानी अब डिटेक्टर जो है वो ये फील करेगा कि मेरे ऊपर कोई वेव फॉल कर रही है, बुलेट्स फॉल नहीं कर रही, कोई कंटिन्यूअस कोई चीज आ रही है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लो एनर्जी पोर्शन है, इनमें वेव प्रॉपर्टीज ज्यादा डोमिनेंट हैं। यानी इनको डिटेक्ट जब हम करते हैं तो हमें पार्टिकल लाइक नेचर का एहसास नहीं होता, हमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज का एहसास ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप अपर रीजन की बात करें, गैमा रेज या उससे नीचे एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है और उनमें पार्टिकल लाइक नेचर ज्यादा डोमिनेंट है। यानी उनको जब हम डिटेक्ट करें तो हमें फोटोन फोटोन मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें पार्टिकल लाइक नेचर का ज्यादा एहसास होता है। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिक्स में जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर किसी एक्सपेरिमेंट का ताल्लुक वेव प्रॉपर्टीज के साथ है तो वो एक्सपेरिमेंट कौन सी रेडिएशन से ज्यादा सूटेबली किया जा सकता है, ज्यादा इजीली किया जा सकता है, वो कौन सा है? लो एनर्जी रेडिएशंस, रेडियो वेव, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड या इनके पास लो एनर्जी वाली। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनमें पार्टिकल लाइक नेचर जो है वो हम स्टडी करना चाहते हैं, जो आगे चल के इस चैप्टर में आपको पता भी चलेगा, उनके लिए कौन सी रेडिएशन ज्यादा सूटेबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो अपर रीजन है ये वाला, यानी गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन का ऊपर वाला पोर्शन। तो ये था जनाब आइंस्टाइन का फोटोन का कॉन्सेप्ट, वो हमने आज देखा। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम किस तरह का है, इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, एनर्जी के लिहाज से कौन ज़्यादा है कौन कम है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की। और एंड पे हमने ये देखा कि कौन सा रीजन है जिसमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ज़्यादा डोमिनेंट है और कौन सा रीजन है जिसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज ज़्यादा डोमिनेंट है। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।